अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB से लिए गए एक एग्ज़ाम पेपर की, जो जनरल नॉलेज का पेपर है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने लिए हैं, आपके लिए सॉल्व करके लाए हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। हम उम्मीद करेंगे कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था वो था, हाउ मनी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। तो इसमें कितने शेड्यूल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या इसमें कितने शेड्यूल्स हैं। तो इसका आंसर आपका बनता है 12। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया उस टाइम सिर्फ थे 8 शेड्यूल्स। नाउ इसमें है 12 शेड्यूल्स। और अगर आपको परेशानी होती है इन शेड्यूल्स को याद करने में, तो आपके लिए हम ट्रिक भी लाए हैं। इनको कैसे याद करेंगे, आपको एक सेंटेंस याद करना है, उससे आपका पूरा जो है शेड्यूल्स का जो झंझट है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करके आप पूरा जो शेड्यूल का चक्कर है वो आप इससे हल कर सकते हैं कि किस शेड्यूल में किस चीज़ की जिक्र आई है। तो इसके लिए हमने आपके लिए लाई है ट्रिक, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टी का मतलब टेरिटरीज, ई का एमोलमेंट्स, ए का एफर्मेशन, आर का राज्यसभा, एस का है शेड्यूल्ड एरियाज, ओ का है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ का है फेडरल स्ट्रक्चर, ओ का ऑफिशियल लैंग्वेज, एल का लैंड रिफॉर्म्स, डी का डिफेक्शन और पी का पंचायत्स और एम का है म्यूनसिपैलिटीज़। तो आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करके शेड्यूल्स की सारी जानकारी रख सकते हैं कि किस शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में किस चीज़ की जिक्र है, वो आप देख सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम यानी पीएम के टीयर्स, इसमें आपके शेड्यूल्स का राज छुपा हुआ है। तो अगर हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए वो भी लाए हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो अगर आप पहले शेड्यूल की बात करेंगे, इसमें स्टेट्स और यूटीज़ के जो नाम है और उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में जिक्र की गई है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो शेड्यूल 2 में स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, इनके पावर्स और सैलरी डिटेल्स के बारे में बात की गई है। तो शेड्यूल 3 में फॉर्म्स ऑफ ओथ फॉर द यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज़ वगैरह जो है, जज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वगैरह, इनके फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन जो है उसके बारे में जिक्र की गई है। शेड्यूल 4 में राज्यसभा, एमपी, काउंट ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ के बारे में बात की गई है। इसी तरह आप देख सकते हो शेड्यूल 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उसकी जिक्र है। इसी तरह शेड्यूल 6 में प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जिनमें आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आता है, उसकी जिक्र की गई है। इसी तरह अगर आप शेड्यूल 7 की बात करेंगे तो इसमें लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है, जैसे डिवीजन ऑफ पावर्स जिसको कहते हैं, उसकी जिक्र है इसमें शेड्यूल 7 में। तो शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट मिलेंगे, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसी तरह शेड्यूल 8 की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेंगी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज की जिक्र है वो शेड्यूल 8 में है, जिनका जो नंबर है वो है 22। इसी तरह शेड्यूल 9 में आपको वैलिडेशन ऑफ सर्टेन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस उसकी जिक्र मिलेगी। शेड्यूल 10 में आपको डिटेल्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज कि क्या है प्रोसीजर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन फॉर एमपीज एंड एमएलएज, उसके बारे में आपको शेड्यूल 10 में जिक्र मिलेगी। और ये जो शेड्यूल है शेड्यूल 10, ये ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के रूल से, और ये जो हुई थी 1985 में। इस लॉ का जो नाम दिया गया था उसका नाम दिया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। सो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में उसकी जिक्र है, तो आपको जवाब लिखना है शेड्यूल 10, और इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट। तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस तरह शेड्यूल 11 की अगर बात करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ पंचायत की जिक्र कि पंचायत का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको शेड्यूल 11 में रखा गया है। और इस शेड्यूल 11 में जो है शेड्यूल 11, इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो अब लास्ट शेड्यूल की अगर बात करेंगे वो है शेड्यूल 12, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ है, इसको ऐड किया गया है। और कब किया गया है ऐड इसको? 74th अमेंडमेंट जो 1992 में हुई, उसकी बदौलत इसको ऐड किया गया है इस शेड्यूल 12 में। तो ये थे आपकी परेशानी, जो आपको परेशानी होती थी कि किस तरह से शेड्यूल 12 को याद रखेंगे। तो आपको टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करके इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के आप इनको याद रख सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है, वह है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन, कब इसको अडॉप्ट किया गया? पहली ऑप्शन है 26 जनवरी 50, तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, लेकिन इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 26 नवंबर 1949। इसके लिए आपको याद रखना है कि 26 नवंबर ही वो दिन था जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। सो अगर क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को ये इफ़ेक्ट में आया था। इफ़ेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का लगा वो लगा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अडॉप्ट किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को ही। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन से हट के हमारा क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें क्या हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है कोल, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। तो इसके लिए हम दो मेन फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, एक तो है हमारा यूरेनियम 235 और दूसरा है प्लूटोनियम 239। तो ये जो आइसोटोपल फॉर्म्स ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम है ये हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्लूटोनियम नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है पार्ट नंबर बी, दैट इज यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज। तो पहला मुस्लिम रूलर जिसने प्राइस कंट्रोल के लिए सिस्टम लाया है वो कौन था? और उसका जवाब है आपका अलाउद्दीन खिलजी। सो अलाउद्दीन खिलजी वाज द रूलर दैट इंट्रोड्यूस्ड प्राइस कंट्रोल। और आप यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की फिगर शक्ल भी देख सकते हो जो हमने नेट से आपके लिए लाई है। अलाउद्दीन खिलजी, ये है अलाउद्दीन खिलजी जिसने प्राइस कंट्रोल भी यहाँ पे लाया था फर्स्ट टाइम। और अगर आपको याद रखना होगा कि खिलजी डायनास्टी किसने फाउंड की थी, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके लिए ये है कि फाउंडर ऑफ जो खिलजी डायनास्टी है वो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खान, या जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी हम कह सकते हैं, खान नहीं सॉरी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। वो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो है खिलजी डायनास्टी का रूलर है। और इसने दिल्ली सल्तनत पे जो हुकूमत की थी, इस खिलजी डायनास्टी ने तकरीबन 1290 से 1290 से 1320 तक इसने यहाँ पे हुकूमत की थी इस खिलजी डायनास्टी ने। तो ये था आपका क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्राइस कंट्रोल पहली बार हिंदुस्तान के इस दिल्ली सल्तनत में लाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन जो है एक बड़ा म्यूजिशियन जो रहा है, किसके कोर्ट में इसने काम किया है? अकबर, बहादुर शाह जफर, राणा कुंभा या कृष्ण देवा राय। तो इसका आंसर है अकबर के कोर्ट में इसने की थी। तो आपको याद होना चाहिए तानसेन का जो टाइटल था उसको जो दिया था, उसको दिया था राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने। तानसेन जब अकबर को लगा कि ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है तो उसको उसने शामिल किया अपने नवरत्ना में। नवरत्ना का मतलब होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जिनको कोई एम्परर अपनी कोर्ट में रखता है। नवरत्ना का मतलब होता है 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जिनको कोई एम्परर अपने कोर्ट में रखता है। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा जो था वो आपका तानसेन भी था। मतलब तानसेन जो था वो भी उन नवरत्नाज में था जिसको रखा था अकबर ने। सो अकबर ने इसको रखा था एज नवरत्ना। तो इसने इसको टाइटल भी दिया था मियाँ का टाइटल। तानसेन को हम एक और नाम से जानते हैं संगीत सम्राट। तो संगीत सम्राट का नाम हम तानसेन को देते हैं। मियाँ का टाइटल इसको अकबर ने दिया था और अकबर के कोर्ट में एज नवरत्ना था। नवरत्ना का मतलब होता है 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जिनको किसी कोर्ट में एम्परर रखता है। तो आपको सिंपली याद रखना है नवरत्ना 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल इन एनी एम्परर्स कोर्ट।
उनमें से एक तानसेन भी था जो अकबर के कोर्ट में था. सो अकबर ईयर इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following attended all the three round table conferences during British period. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई ब्रिटिशर्स की इंडियंस के साथ और उन तीनों में किसने पार्ट लिया था. तो आपके लिए हम यह बताएं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, कुरुक्षेत्र इन कश्मीरी इन 1930, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और याद रखें आप कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उसने ही सारी यानी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की थी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो 1930, 31 और 32 में हुई उसमें भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था सारी में. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने तीनों में हिस्सा नहीं लिया था, सिर्फ बी आर अम्बेडकर में. और आपको ये भी याद रखना है कि 1930, 31 और 32 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इज द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड. कहाँ पे है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट. तो इसका ऑप्शन है ए दैट इज कानपुर में इसका जो है इंस्टीट्यूट जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में एस्टैब्लिश है. और आपके लिए ये भी है कि इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था वो एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में. तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर. तो है जो आपको याद रखना है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है कानपुर में है, कानपुर जो है यूपी में है, वहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ है 1936 में. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. अ नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल एजुकेशन डे ऑन नवंबर 11. तो किस नेशनल लीडर का बर्थडे हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे. तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको ये याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो हिंदुस्तान के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं. इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. और इसी के बर्थडे को हम 11 नवंबर को मनाते हैं एज नेशनल एजुकेशन डे. और ये हमने स्टार्ट किया था मनाना इस बर्थडे को एज एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे फ्रॉम 11 सितंबर इसको जो ऐलान हुआ था वो हुआ था 2008 से. यानी 2008 से ही इसका जो है हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया कि हम इसको मनाएंगे एज नेशनल एजुकेशन डे. तो 11th November every year is being celebrated as National Education Day on the birth anniversary of our first education minister, that is मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. और आपको ये भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको पहले कहा जाता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसने अनाउंस किया 11 सितंबर 2008 को कि हम हर साल 11 नवंबर को मनाएंगे नेशनल एजुकेशन डे. तो नेशनल एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11 फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स. तो इसका आंसर था नवंबर 11 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागार्जुना सागा प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर. तो जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. तो ये प्रोजेक्ट जो है ये कृष्णा रिवर पे कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बर्मुदा ट्रायंगल लाइज इन. जो बर्मुदा ट्रायंगल है जिसको हम डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है. तो ये लोकेटेड है इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन. और यहाँ पे ये ख्याल किया जाता है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स जो है यहाँ पे मिस्टीरियसली डिसअपियर हुए हैं, इसीलिए इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं. सो बर्मुदा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल ये लोकेटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में. यहाँ पे आपको याद रखना है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को ये जिक्र मिलता है कि बहुत सारी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे मिस्टीरियसली डिसअपियर हुए हैं, ये गायब हुए हैं. क्यों हुए हैं अभी तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन इसको हम कहते हैं बर्मुदा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल. सो इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न फॉर द ईयर 2008. किसको भारत रत्न
के अवार्ड से नवाजा गया 2008 में। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, भारत रत्न, तो इसका आंसर है पंडित भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया। और भारत रत्न के हवाले से आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट अवार्ड था भारत रत्न का, यह इंडिया में स्टार्ट किया गया 1954 से भारत रत्न का अवार्ड लोगों को देना शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो फर्स्ट रेसिपिएंट्स जो थे भारत रत्न के वो थे सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो ये फर्स्ट अवार्ड जो थे ये 3 थे। और लास्ट अवार्ड जो अभी तक 2024 की अगर बात करेंगे, अब तक जो भारत रत्न का अवार्ड लास्ट में दिया गया था वो दिया गया था पोस्टथॉमसली 2 बंदों को, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, और जो प्रणब मुखर्जी थे उसको भी ये दिया गया था। तो टोटल 48 रेसिपिएंट्स अभी तक हैं भारत रत्न के जिनको ये अवार्ड 1954 से लेके अभी तक दिया गया। तो 48 इज द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन्स हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च्ड ऑन 26 जुलाई 2009। कौन से इसमें से फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च फर्स्ट सबमरीन है जो लॉन्च की गई है 26 जुलाई 2009 को? तो इसका आंसर है INS अरिहंत। INS अरिहंत वो है सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर पावर्ड आर्म्ड है। तो इसको लॉन्च किया गया था 2009 में INS अरिहंत को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। अगर लाइट को हम पास करेंगे इन 4 मीडियम से, ग्लास, वैक्यूम, वाटर और एयर, तो किस में से जो स्पीड ऑफ लाइट है सबसे कम होगी? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर 4 की बात करेंगे, ग्लास, वैक्यूम, वाटर और एयर की, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास का है। इसीलिए ग्लास में जो है लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी। सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड इन 4 में से होगी वो वैक्यूम की होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी 3 से सबसे कम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। उसके बाद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके बाद वाटर का, और सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है ग्लास का, दैट इज़ 1.60 से लेके 1.62 तक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपको डेफिनेशन याद रखनी है तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो किसी भी मीडियम में अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए आपको देखना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की आपकी निकालनी है तो उससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। और आपको याद रखना है कि जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे कम होगी, और जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो इन 4 में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे कम होगी, और जो वैक्यूम है यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। जो आयरन शीट्स होते हैं जिन पे गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस किया होता है उसमें किसकी कोटिंग इसमें लगाई जाती है? तो इसमें जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे हम आयरन और स्टील शीट्स को जो है कोट करते हैं विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि आयरन और स्टील शीट्स को जब रस्टिंग से या कोरोजन से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग लगाते हैं तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसमें जिंक कोटिंग लगाई जाती है, तो इसका आंसर यहाँ पे जिंक आएगा। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच आयरन और स्टील इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ जिंक। सो जिंक यहाँ पे राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IBRD इज आल्सो नोन एज, IBRD को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। और आपके लिए ये हम लाए हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है इसको हम एस्टेब्लिश किए थे 1944 को टू हेल्प रिबिल्ड यूरोप एंड जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद रिबिल्ड प्रोसेस के लिए हमने वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया, अथॉरिटीज़ ने एस्टेब्लिश किया इन 1944।
और इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड बैंक। इसको 1944 में एस्टैब्लिश किया गया टू रिबिल्ड यूरोप एंड जापान आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। और आपको ये भी याद रखना है कि जब इसको पहले एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में, तो उस टाइम और ऑपरेशंस तो इसने 1946 से शुरू की थी, 44 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, 46 से इसने अपनी ऑपरेशंस शुरू की। तो जब ऑपरेशंस शुरू की तो उस टाइम उसके मेंबर्स जो थे, मेंबरशिप जो थी 38 मेंबर्स के पास, 38 कंट्रीज़ के पास थी। लेकिन आजकल तकरीबन हर कोई मुल्क जो है इसका मेंबर है, और उसका नंबर जो है 189 मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड। 189 countries of the world are the members of International Bank for Reconstruction and Development, which is also known as World Bank. So World Bank इसका आंसर है। आई होप कि आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से सुने होंगे, गौर से देखे होंगे, आप इनको लर्न करके अपने एग्ज़ाम में फ़ायदा उठा सकते हो, हासिल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने दोस्त व अहबाब के साथ शेयर भी करेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।